नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, यह है सवाल जवाब का 109वां एपिसोड और हर एपिसोड की तरह होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यदि आपके मन में भी कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या फिर आप कुछ डिसीजन ले चुके हैं, लेने ही जा रहे हैं, तो भी आप अपनी समस्या हमें कमेंट सेक्शन में लिख के या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे सिंपल तरीके से आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। चलिए इस सवाल जवाब के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रवि जी हैं, इन्होंने लिखा है, इन द प्रोजेक्ट विच वी हैव चोजन लेआउट shows the same number of buildings or towers as told by builder, but some towers are light blue color and some are pink. What does that mean? और एक सवाल आपने और किया है इसी में ही, तो पहले इसका जवाब आपको दे देते हैं। देखिए, जब आप कोई भी ब्लूप्रिंट जो है डाउनलोड करते हैं महारेरा से, तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो पूरा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 10 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो उस 10 एकड़ के प्रोजेक्ट में मल्टीपल टावर्स होंगे और डेवलपर क्या करता है, वो डेवलपर कहिए, प्रमोटर कहिए, वो क्या करता है, कुछ कुछ टावर्स के जो है महारेरा पहले लेता है। जैसे 2 टावर का ले लिया, 1 टावर का ले लिया, और जैसे जैसे वो सेल करता जाता है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऊपर आता है, फिर नए जो है बिल्डिंग का जो है वो महारेरा लेके उसे बेचना चालू कर देते हैं। इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर ये कि एक साथ अगर महारेरा नंबर ले लेते हैं तो सबको एक ही डेडलाइन पे पोजीशन देना होगा। दूसरी समस्या ये है कि अगर सबका एक महारेरा ले लेते हैं तो उन्हें बेचने में भी समस्या आएगी। मान लीजिए कोई डायरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा, जहाँ से विंड फ्लो आ रहा है, लाइट भी अच्छी आ रही है, वास्तु के हिसाब से भी पूरा मैच कर रहा है, वहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है सामने किसी चीज़ का, तो लोग जो है उसी डायरेक्शन के फ्लैट हर एक बिल्डिंग में बुक करना चाहेंगे, और जो उसके विपरीत डायरेक्शन का होगा उसमें लोग इंटरेस्ट कम दिखाएंगे, यानी कि बेचने में भी समस्या आ सकती है। तीसरा जो फैक्टर है वह ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपर को जब एक साथ सारे बिल्डिंग का काम चालू करना होगा और अगर उसकी इन्वेंट्री उस तरीके से नहीं बिकती है जिस हिसाब से उन्होंने महारेरा पे टाइमलाइन दिया हुआ है और उसी समय वही डेडलाइन पे उनको जो है पोजीशन देना है, तो कहीं ना कहीं बिल्डर कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि लगातार उसको पूरे बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस को करना है और शायद उस रेशियो में उसका सेल ना हो पाए। तो इस सारे फैक्टर की वजह से, डर की वजह से, और एक ही समय पे सारे पोजीशन ना देने पड़े, और इससे भी बड़ा एक फैक्टर ये हो जाता है कि समय समय पे एफएसआई इंक्रीज होती है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसे नॉर्थ में फार के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो के नाम से, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल पे कितने रेशियो से कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जो कि हमने कई बार बताया। अगर 1:2 रेशियो का एफएसआई या फिर फार है, यानी कि जितना लैंड पार्सल है उसके दोगुना जो है वहाँ पे बिल्टअप एरिया कंस्ट्रक्शन हो सकती है। उसी तरीके से अगर 1:3 है तो 3 टाइम्स हो सकती है, यानी 1 एकड़ पे 3 एकड़ का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जो कि हमने तमाम वीडियोस में बताया हुआ है। तो जो इंक्रीज्ड एफएसआई का बेनिफिट है वो अपकमिंग टावर्स पे वो लेते रहें तो वो फ़ायदा हो जाएगा। मान लीजिए जहाँ पे टावर 20 माले का बन रहा है, अगर एफएसआई इंक्रीज़ हो गया और आने वाले टावर्स 25 माले के बनेंगे, तो जो फाउंडेशन में कॉस्ट आ रही है, जो उसके एक्सकवेशन में कॉस्ट आ रही है, उसी कॉस्ट में वो ऊपर भी फ्लैट बना देंगे और वो उसी प्राइस पे या फिर हायर प्राइस पे बिक जाएंगे, जहाँ पे पीएलसीज लगते हैं, फ्लोराइज लगते हैं। तो यही कारण है कि डेवलपर छोटे छोटे स्टेप पे जो है महारेरा लेता है, और जो आपके कलर का फैक्टर है कि वो जिसका महारेरा लिया है उसे हाईलाइट करने के लिए लाइट पिंक, लाइट रेड इस तरीके से कर देता है, और उसे पूरे को ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बाकी चीज़ें होती हैं वो लाइट ब्लू कलर में ही वहाँ पे मैंशन होती हैं। जो इसी में आपने अगला सवाल पूछा, आई हैव डाउनलोडेड लेआउट प्लान फ्रॉम महारेरा फॉर द प्रोजेक्ट विच आई हैव बुक्ड, डू आई नीड टू फर्दर वैलिडेट दिस लेआउट फ्रॉम लॉयर। देखिए, लेआउट को जो है वैलिडेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप में से हर किसी को जो है ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप लोग लेआउट को स्टडी कर रहे हैं तो आप ये देखें उस पर हाइट कितनी मेंशन की जा रही है। कई बार जो है हाइट का जो सैंक्शनिंग है वो स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है, तो क्या जिस फ्लोर पे आप बुक कर रहे हैं उसका सैंक्शनिंग वहाँ पे मेंशन्ड है, वो ब्लूप्रिंट में ही लिखा रहता है। साथ ही साथ जो टोटल लैंड पार्सल आपको बताया जा रहा है, क्या वहाँ के ब्लूप्रिंट के साइड में आप देखेंगे टोटल एरिया स्क्वायर मीटर में लिखा हुआ है। उस स्क्वायर मीटर को अगर आप एकड़ में बदलना चाहते हैं तो 4047 यानी कि 4047 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट जो है एकड़ का एरिया निकल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा जो बिल्डर ने बताया था क्या वही एरिया यहाँ पे है, क्योंकि जो महारेरा पे एक साथ जो एरिया लिखा होता है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वही एरिया लिखना जरूरी है जितने बिल्डिंग का आपने उस समय पे महारेरा लिया है। पर पूरे प्रोजेक्ट का साइज क्या है वो आपको ब्लूप्रिंट के साइड में टोटल एरिया में दिख जाता है। उसके अलावा आपको प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर, प्रोफार्मा एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी ये पढ़ना चाहिए। यानी उसमें कौन कौन से लोग पार्टनरशिप में हैं, क्या जो मेन प्रमोटर है उसने और भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, और अगर डिलीवर किए हुए हैं तो क्या वो टाइमली डिलीवर्ड हैं, क्या वहाँ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है। हो सके तो वहाँ पे भी जाके आप विजिट करें और चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उसके बाद आगे डिसीजन लें। क्योंकि जब बात आती है कि ब्लूप्रिंट आपने देख लिया, आप जाएंगे सर्च टाइटल रिपोर्ट कराएंगे लॉयर से, तो उसका रिपोर्ट तो अच्छा ही आने वाला है, क्योंकि बिना उस रिपोर्ट के तो उसको सैंक्शनिंग मिली नहीं है। अगर आप जाएंगे महारेरा के पेज पे जाएंगे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोडेड होती हैं, जहाँ पे लॉयर द्वारा सर्च टाइटल जो किया जाता है उसका रिपोर्ट भी होता है। तो आपको कोई लॉयर नया चीज़ क्या ही बताएगा। हाँ, कोई उस पर केस है और केस नंबर आपको पता चल गया है, उसके बारे में आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन पहले जो आपके प्रोजेक्ट में चीज़ें हैं उसे पढ़िए। देखिए, लॉ में इस बात का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वहाँ पे प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर में प्रोफार्मा जो है एग्रीमेंट टू सेल में लिखा गया था और वही चीज़ आपके साथ जो है फिर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर किया गया और उसमें आपने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया, आप उस पॉइंट को पढ़ नहीं पाए, डेवलपर ने उस पॉइंट को बताया नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ में इसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपको उसके लिए जो है कहीं वरीयता मिल जाए या आपको कोर्ट कह दे नहीं आपको नहीं पता था तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पढ़ना चाहिए, भले आप 4-4 पेज करके पढ़ें, एक हफ्ते में पढ़ें, लेकिन पढ़ें, उसे कंक्लूड करें। फैमिली मेंबर में और अगर लोग हैं तो उनको पढ़ने के लिए दे दें। तो नहीं, जो पॉइंटर्स निकालेंगे तो आपको पहले समझ में आना चाहिए। कल को जब आप पोजीशन के लिए जा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में डेवलपर कुछ कह रहा है और आपको एग्रीमेंट में दिखा रहा है, तो आपके लिए बाउंसर नहीं लगना चाहिए। वो लगना चाहिए हाँ भाई इसका प्रैक्टिस हो चुका है, इसको हमने समझ लिया, ये प्रॉब्लम है या ये अच्छाइयाँ हैं ये मैंने पहले ही जान लिया है। और जब वो सारी चीज़ें पढ़ के आप जाएंगे निगोशिएट करने या फाइनल डिस्कशन करने या फिर आप एग्रीमेंट के पहले, तो आप साउंडली जो है डिस्कस कर पाएंगे और जो भी क्लैरिफिकेशन करना वो डायरेक्ट 1-to-1 कर पाएंगे। कहीं भी आपको समस्या लगती है तो जैसा हमने आपको बताया क्वेरी कंसर्न फॉर्म है, उसमें समस्या भेजिए, कमेंट में लिख दीजिए। कोशिश रहेगी उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दें या फिर जो है सवाल जवाब में उसे कवर कर लें। तो शायद आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, भले समय निकाल के पढ़ना पड़े, पर उसे पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनका पास्ट क्या है, कोई ऐसा तो नहीं जो डिफ़ॉल्ट कर चुका हो पीछे वो उनके पार्टनरशिप में हो। तो ये सारी चीज़ें समझने से आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, पवन सोलंकी जी हैं, इन्होंने लिखा है आई एम स्टे इन इको पार्क सोसाइटी चरूली, builder is mentioned in agreement, open parking allocated and size mentioned 134 square feet, but he's saying I am not providing parking allotment letter, please suggest what can I do। देखिए पवन जी, अगर वो आपको एग्रीमेंट में लिख के दे रहे हैं कि एक ओपन कार पार्क आपका रहेगा, उसका एरिया भी आपको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ झलकती है कि कम से कम जो बिल्डर है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और आपको पार्किंग का एरिया भी बता रहा है और वो एग्रीमेंट में लिख के भी दे रहा है कि आपके साथ एक ओपन जो है पार्किंग रहेगी। जहाँ तक बात रही कि अलॉटमेंट लेटर के पार्किंग की, तो वहाँ एक चीज़ आपको समझना चाहिए, जब कोई पार्किंग आपको बेची जाती है लिखित तौर पर, वर्बली नहीं कि आपको बोल दिया गया इसमें पार्किंग, फिर आपका इंफ्रा चार्जेज और भी जो अम्यूनिटीज़ डेवलप हो रही हैं उसके चार्जेज इंक्लूडेड हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज के अंदर, तो वो कहने की बात हुई, लेकिन क्या उसका बाइफर्केशन में वो पार्किंग का चार्ज आपसे ले रहे हैं? नहीं। तो अगर वो नहीं ले रहे हैं और उसे जैसे एक तरीके से 500 स्क्वायर फीट के ऊपर का एरिया, तो वहाँ पे एक पार्किंग जो है मैंडेटरी हो जाती है और वो ओपन पार्क के रूप में आपको दे रहे हैं और उसे एग्रीमेंट में लिख भी रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है डेवलपर के लिए कि उसका अलग से आपको अलॉटमेंट लेटर वो दें, क्योंकि जहाँ तक रही बात पार्किंग की उसके एरिया की, तो ऑलरेडी वो आपके एग्रीमेंट में मेंशन कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, रोहित गुप्ता जी हैं, इन्होंने लिखा है टुडे आई वॉज इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट सेल्स ऑफिस विच पोजिशन इज डिलेड, आई आस्क्ड अबाउट द 3-year डिले एंड द नंबर ऑफ लिटिगेशंस ऑन देम, the sales head shows me out of the office, why should the sales manager be arrogant and resistant to answering these queries। रोहित गुप्ता जी, पिक्चर बिल्कुल साफ है, पोजीशन जिस भी प्रोजेक्ट का डिले रहेगा वो भी इतना ज़्यादा कि 3-3 साल का डिले है,
उस पर तमाम लिटिगेशंस हैं, कैश क्रंच भी आएगा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ऐसे केस में उनके पास जवाब ही नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हर 3 महीने 4 महीने पे पूरी टीम बदल जाती है, और ऐसे लोगों को रख दिया जाता है जो बस एक एज ए कुशन का काम करें, शॉक एब्जॉर्बर का काम करें, कि जब आपके यहाँ एग्जिस्टिंग क्लाइंट आएँ तो उन्हें किसी तरीके से कन्विंस करिए, उनको बता के रखिए। अगर 2 साल बाद बनने वाला है तो उन्हें 6-6 महीने का टाइमलाइन टप्पे टप्पे पे दीजिए, स्टेप बाय स्टेप दीजिए। ऐसा नहीं हो कि एक साथ आपने बोल दिया और उस टाइम तक भी पोजीशन नहीं आ पाएगा, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो टप्पे टप्पे में कि 6 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, फिर 6 महीने 3 महीने बीतेगा, फिर आपको कहेंगे थोड़ा समय लग रहा है, 3 महीने लगेगा, फिर 6 महीने। तो वो एक साथ ना बढ़ा के थोड़े थोड़े में आपके पास रख देते हैं, जिससे आपका जो गुस्सा है, जो आपका टेम्पर है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। प्लस आप ये समझने की कोशिश करिए ऐसा होता क्यों है। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्च में गड़बड़ी करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं खरीदने में, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसका भुगतान हमें खुद जो है भुगतना होता है। कुछ ऐसे चेक्स हैं, देखिए आपके सवाल पे मैं कोशिश करूंगा कि डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ऐसे डेवलपर जिनका पोजीशन डिले हो रहा है और जो डेवलपर नए आ रहे हैं मार्केट में, देखिए पोजीशन डिले हो रहा है। अब आप कहेंगे ये मैं पहले कैसे समझ पाऊँ, ये तो जब पोजीशन डिले करेगा डेवलपर तब मैं समझूंगा। तो इसके कुछ पॉइंट को आप लोगों को समझ लेना चाहिए। कोई डेवलपर अगर किसी अलग स्टेट से आके यहाँ पे नया अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने वाले हैं, या फिर इसी जैसे महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र में ही अलग जो है लोकेशन से, अलग सिटी से आके किसी दूसरे सिटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे डेवलपर से खरीदने के लिए अगर आप एंड यूज पर्पज से खासकर खरीदें तो बिल्कुल बचें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे चांसेस हैं कि उस प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, उस प्रोजेक्ट में खामियां आ सकती हैं। कारण क्या है, जब कोई भी बिल्डर या कोई भी चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह जाके बनाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें नई हो जाती हैं आपके लिए, चाहे लाइजनिंग टीम हो, चाहे वहाँ पे लोकल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वहाँ पे आपका अप्रोच हो किसी चीज़ को लेके, वो सब कुछ नया हो जाता है। और कई बार जो है एक लेवल पे जो है जब क्लासेस क्रिएट होते जाते हैं तो वो समअप होता जाता है, और अलग इन्वायरमेंट में अलग सिटी में काम करने के क्या नुकसान है, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा लग जाता है, कहाँ पे आपको नरम पड़ना है, कहाँ पे आपको सख्त पड़ना है, ये सारी चीज़ें जो है डेवलपर या उसके लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सिटी में, उस एनवायरनमेंट में काम ही नहीं किया, उस सर्कल में। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब कोई इंटर स्टेट डेवलपर किसी दूसरे स्टेट में आता है, या फिर किसी अदर सिटी का जो है डेवलपर वो किसी अलग सिटी में जाके काम करता है, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी कठिन हो जाती हैं। तो पहले ये चीज़ कर लेनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए उन्होंने 2, 4, 5 प्रोजेक्ट अच्छे से डिलीवर कर लिया और अपने आप को उन्होंने नए इन्वायरमेंट में, नए मार्केट में इस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर एंड यूजर को उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये ऐसी बात हो गई, आप किसी एक जगह के इन्वायरमेंट से, आप मान लीजिए इंडिया में आप ऑन साइट जाते हैं जहाँ पे मौसम की सारी चीज़ें अलग हैं, तो आप खुद फेस करते हैं कि आपके बॉडी को उसे अडॉप्ट करने में, और जो बॉडी टाइमिंग है, टाइम साइकिल है, उसको अडॉप्ट करने में समय लगता है। वही सेम चीज़ नेचर में, वही चीज़ें हर जगह जो है साइक्लिक हैं, वो यहाँ पे भी डेवलपर के साथ भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि लेबर के साथ साथ मटेरियल, फिर आपके इक्विपमेंट्स, तमाम चीज़ें जो है वो इतने मास लेवल पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिसे आप किसी एक सोर्स से नहीं करा सकते, आपको मल्टीपल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये चेक पे ध्यान देते हैं। उसके बाद जैसा मैंने पहले ही बताया, डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। आप लोग यह भी कोशिश करिए कि उसने जो पास प्रोजेक्ट डिलीवर किए उन्हें जाके समझिए, और जो लोग इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या और भी तमाम चीज़ें हैं, आप उनसे भी डिस्कशन करिए, तब जाके आप अपने आप को कंक्लूड करिए। ये समस्याएं क्या होती हैं, हम अपने आप को पूरा एजुकेट नहीं करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, और उसी में जो है गलतियां होने के चांसेस होते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने ही चीज़ों का वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सुझाव है और यहाँ पे निकलता जा रहा है, चेक्स तो हमें लगाते जाने हैं। जितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास होंगे कि ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी जानना है, उसके बाद आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आप एंड यूज़र हैं, या फिर आप जो है 1-2 घर खरीद चुके हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये सब हर लेवल पे चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, अगर आपको रीसेल एक्सप्लोर करना है, कई लोग कहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये आती है
कि रीसेल में इतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज नहीं है जहाँ पे आपके हिसाब के सारे पॉइंटर्स जो है आप अप्लाई करके ख़रीद पाएँ। पर हाँ, अगर आपको मिलता है, क्वालिटी अच्छी है, डायरेक्शंस आपके मुताबिक मिल रहे हैं, तो कई बार जो है बड़े कारपेट मिल जाते हैं, क्योंकि पहले कारपेट बड़े बनाए जाते थे और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उल्टा क्या कर रहे हैं कि कारपेट कम कर दे रहे हैं, थोड़ा रेट बढ़ा दे रहे हैं, तो टोटल मिला के रेट उनका अचीव हो जा रहा है जो वो अचीव करना चाहते हैं, यानी कि डेवलपर्स। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और जितने भी चेक्स हो सकें उसे लगाते रहिए, अपने आप को एजुकेट करिए, थोड़ा समय दीजिए और तब डिसीजन लीजिए। इतना ज़्यादा आप लोग पैसा लगाते हैं, 1 हफ्ते में, 2 दिन में बस आप गए, देखे और डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल मत करिए जब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि पहले ही डिले हो जाए। जो भी डिले होना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। दीपक कदम जी हैं और इन्होंने पूछा है, क्या रेरा नियम से कारपेट एरिया में बालकनी और ड्राई बालकनी गिनती में आती है रीडेवलपमेंट में? और इसी से मिलता जुलता जो है सवाल और भी हमारे पास आया, जैसे एक गौरव शाह जी ने यहाँ पे पूछा है, योर एक्सप्लेनेशन इज अप टू मार्क, थैंक यू सो मच सर। जस्ट वॉन्ट टू नो इन रीडेवलपमेंट बिल्डिंग स्क्वायर फीट measured बिफोर रेरा इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर रेरा इम्प्लीमेंटेशन, आर स्क्वायर फीट एरिया सेम और डिफरेंट, प्लीज रिप्लाई। देखिए, दोनों सवाल में लगभग एक जैसा जो है मिलता जुलता है, दोनों के जवाब दे देते हैं। जहाँ पे पहले सवाल में कहा जा रहा है क्या ड्राई बालकनी जो है इंक्लूड किया जाता है, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप महारेरा के बाद की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो आपकी एनक्लोज बालकनी हो, चाहे बालकनी हो, टेरेस हो या फिर ड्राई बालकनी हो, ये सारे के सारे कारपेट एरिया के पार्ट नहीं हैं। पर दुर्भाग्यवश आप जब जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे तो कारपेट के नाम पे, टोटल कारपेट के नाम पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं आपके सामने। पर उसका ब्रेकअप जरूर लीजिए और अधिकांश डेवलपर ब्रेकअप देते भी हैं। तो आप जो कारपेट यानी कि जो आपका यूजेबल स्पेस है वो वही है जो आपको कारपेट दिख रहा है, एक्सक्लूडिंग बालकनी, ड्राई बालकनी, एनक्लोज बालकनी, ये सब हटा के एज पर रेरा वो कारपेट है। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, यानी रेरा के पहले और रेरा के बाद में एक ट्विस्ट ये है जो 5-6% का डिफरेंस कर देती है। रेरा के पहले क्या हुआ करता था, जो वॉल एरिया है दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ कारपेट एरिया। जहाँ पे वॉल एग्जिस्ट कर रही है फ्लैट के अंदर, आउटर वॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल वॉल जो आपके हॉल से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से टॉयलेट, इन सारे के जो बीच में इंटरमीडिएट वॉल्स हैं ये सब कारपेट के पार्ट हो चुके हैं रेरा के बाद। यानी मान लीजिए एक ही फ्लैट है जिसका कि पूरा फ्लोर, इस जो फ्लोर एरिया है आउटर वॉल छोड़ के वो 1000 स्क्वायर फीट है, तो रेरा के पहले इसका जो कारपेट एरिया माना जाएगा, यहाँ पे मैं जो 1000 स्क्वायर फीट बोल रहा हूँ इसमें कोई बालकनी, ड्राई बालकनी नहीं है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, उसको साइड में रखते हैं। ड्राई बालकनी, बालकनी मिला के आउटर वॉल छोड़ के अंदर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो यही चीज़ रेरा के पहले कितनी बनती, उसमें से जो वॉल एरिया इंटरनल आ रहा है वो माइनस हो जाता, वो आपका कारपेट बन जाता। लेकिन रेरा के बाद ये पूरा 1000 का 1000 स्क्वायर फीट कारपेट माना जाने लगा, यानी आउटर वॉल तो हमने इंक्लूड किया नहीं है, अंदर का जो एरिया है बालकनी, टेरेसेस सब कुछ छोड़ के वो 1000 स्क्वायर फीट है, तो ये पूरा 1000 स्क्वायर फीट आपका कारपेट बन जाता है। यानी कि जो बीच की वॉल आ रही है वो भी कारपेट में इंक्लूड हो गई। तो नंबर्स में रेरा के बाद का कारपेट नंबर्स में बढ़ जाएगा, पर यूजिबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो वो वही होगा जो पहले का रेरा के पहले हुआ करता था। यानी 1000 स्क्वायर फीट में से लगभग 5 से 7% आप कम कर लीजिए तो वो लगभग आप समझिए 50 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट कम हो जाएगा। तो पहले के हिसाब से वो कारपेट कितना होता, 900-950 के बीच में, तो वो 950 का ही कारपेट है एक्चुअल में। लेकिन जो 50 स्क्वायर फीट जुड़ के आपको 1000 दिमाग में आ रहा है वो तो इंटरनल वॉल है जो कि आप यूज करने वाले नहीं हो, उसका तो एरिया आप यूज नहीं कर सकते, पर वो रेरा के बाद उसे इंक्लूड कर लिया गया है। तो अगर आज की डेट में आप कोई 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट समझ रहे हैं, कारपेट का खरीद रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए अगर पुराना कोई फ्लैट आप देखने जा रहे हैं जहां पे एरिया 950 है, 930 है, तो उसका एरिया एग्जैक्ट होगा जो आज आपको 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट मिल रहा है साधारण भाषा में। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए जो आप लोगों ने पूछा है। और पहले तो बैल्कनी का एरिया, टेरेसेस का एरिया एफएसआई में इंक्लूड भी नहीं होता था। जो आपके कारपेट का 15% एरिया था वो टेरेस के रूप में या एनक्लोज बैल्कनी के रूप में दिया जा सकता था, जो कि एफएसआई से डिडक्ट नहीं होता था। यही कारण था कि आप बेडरूम में एनक्लोज बैल्कनी भी देखते थे।
जिसकी सैंक्शनिंग एनक्लोज बैल्कनी के रूप में ली जाती थी, पर वो आपके बेडरूम का हिस्सा डायमेंशन बताया जाता था। हाँ, जब आप ब्लूप्रिंट देखते थे तो वहाँ पे क्लियरली दिखा रहता था ये आपका एनक्लोज बैल्कनी है। कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता था आखिर ये एनक्लोज बैल्कनी क्यों, क्योंकि उसका एरिया फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो में से माइनस नहीं होता था, जो डेवलपर को कॉरपोरेशन की तरफ से या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से मिलता था। तो उनका फ़ायदा क्या हो जाता था, मान ली 1000 स्क्वायर फीट का मुझे मिला है FSI, और 1000 स्क्वायर फीट में अगर बिल्ड करने जाता तो एक ही फ्लैट बनता, लेकिन अगर उसमें मैंने 500 स्क्वायर फीट ही बनाया और हमने उसमें कुछ एरिया जो है दिखा दिया ड्राई बैल्कनी, कुछ एरिया हमने एनक्लोज बैल्कनी दिखा के आपके फ्लैट के अंदर ही दिखा दिया उसे, तो ये लीगल भी है और मेरे FSI में से भी कंज्यूम नहीं हुआ, तो मैं छोटे छोटे 2 फ्लैट बना लूँगा। जो ऑन द कारपेट अगर मैं रेरा के हिसाब से देखूंगा तो 500 ही होगा, लेकिन ये एनक्लोज वगैरह सब कुछ मिला के वो 700 एरिया बन जाएगा। तो इसके चलते ये सब एनक्लोज बैल्कनी वगैरह आपको ज़्यादातर देखने में आती थी, लेकिन पिछले 1 साल से आपको ये देखने में नहीं आ रही होंगी जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो यूनिफाइड DC रूल आ गया उसके अंतर्गत चाहे आप जो एनक्लोज बैल्कनी बनाइए, डायरेक्ट टेरेस बनाइए या फिर कोई बैल्कनी छोड़िए, टेरेस छोड़िए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब का सब जो है FSI में इंक्लूड होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा अब जो आपको टेरेसेस मिलते हैं 1 बाई 1 मिलते हैं, एक के ऊपर एक जो है टेरेस का कंसेप्ट आ गया। पहले जो है थोड़े अल्टरनेट भी हुआ करते थे, अब मैक्सिमम लेआउट में आपको इस तरीके से दिखता है जो एक साथ जो है आइडेंटिकल बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। आगे चलते हैं, मोहित भागवत जी हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, हाय सर, अप्रिशिएट योर एफर्ट, माई क्वेश्चन इज हाउ टू रीच रेरा। I have purchased a 2 BHK flat vertical Oriana in Keshwanagar. My registration date was 18 September 2020 and my possession date is September 2022. Now what should be my next step as the builder says my possession will be in December 2022. देखिए मोहित भागवत जी, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको मैं बता दूँ। पहली चीज़, आपने कहा कि आपने एग्रीमेंट जो कराया है वो 18 सितंबर 2020 में कराया है, और जो मैं तमाम वीडियो में लगातार बताता आ रहा हूं कि फोर्स मेजर क्लॉज के चलते 2020 में 6 महीने का एक्सटेंशन मिला और 2021 में 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। यहां पे एक चीज है कि आपने जब एग्रीमेंट कराया है तो पहला लॉकडाउन गुजर चुका था 2020 का, तो वो जो 6 महीने का एक्सटेंशन था शायद वो डेवलपर ने इंक्लूड करके आपके एग्रीमेंट में डाला होगा, जो कि सितंबर 2022 हुआ। लेकिन जब अगेन 2021 में लॉकडाउन लगा और उसके चलते जो है कोविड को फोर्स मेजर क्लॉज में डाल के 6 महीने का फर्दर एक्सटेंशन दिया गया, तो वो चीज़ जो है आपके एग्रीमेंट के पोजीशन डेट को ओवरराइट कर देती है, यानी कि वो 6 महीने का एक्सटेंशन डेवलपर को मिल जाता है क्योंकि वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी। लेकिन हाँ, अगर वो 6 महीने का एक्सटेंशन 2020 का और 6 महीने का एक्सटेंशन 2021 का इंक्लूड करने के बावजूद जो है सितंबर 2022 आ रहा है और उनका पोजीशन यानी कि जो महीना बीत चुका सितंबर का उसमें मिलना था, तो फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो है कंप्लेन डेवलपर के अगेंस्ट दर्ज करा सकते हैं, या फिर जो तमाम लॉयर हैं महारेरा से जुड़े उनसे संपर्क करके और जिनका रिमार्क अच्छा हो, जिनका रेपुटेशन अच्छा हो, उनके साथ जुड़ के आप रेरा कंप्लेंट ऑनलाइन भी फाइल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये बात का ध्यान जरूर देख लें, क्या जो एक्सटेंशन फोर्स मेजर क्लॉज कोविड के अंतर्गत मिली है क्या वह भी क्रॉस हो चुका है या नहीं। अगर नहीं क्रॉस हुआ है तो पहले आपको वेट करना चाहिए उस समय तक का, जब तक कि वो बीत ना जाए। हो सकता है उसके बीच डेवलपर आपको पोजीशन दे दे, नहीं देता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, ये भी चीज़ है, जितने लोगों का सवाल का जवाब यहाँ दे रहा हूँ, अगर उनके मन में कुछ और फर्दर क्वेश्चन बन रहा है सवाल देने का जवाब देने के बाद, तो उसे भी आप कमेंट में लिखिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हम तक पहुँचा दीजिए। आगे चलते हैं। संजय मस्के जी हैं, इन्होंने लिखा है, व्हाट इज स्टूडियो अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर एंड अबाउट इट्स लॉस एंड प्रॉफिट। देखिए संजय मस्के जी, 2 चीज़ें हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट का समय जा चुका है और स्टूडियो अपार्टमेंट का समय लगातार चल रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। समय जा चुका है यानी एक समय था आप देखते थे चारों तरफ स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहे हैं, आप प्रीमियम लोकेशंस में भी देखते थे कि यहाँ पे लोग बड़े फ्लैट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे लोग स्टूडियो अपार्टमेंट लेके अफोर्ड कर सकते हैं, लोग खरीद भी लेते थे एज ए इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो बदल चुका है।
अगर आप देखेंगे तो अब बड़े फ्लैट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, यानी कि जो लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, उन्हें उसे साउंड प्रूफ भी कई बार कराना पड़ता है क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और आज का जो सिनेरियो बन चुका है कोविड के बाद, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर जो लोग ऑफिस जाते भी हैं वो समय समय पर वर्क फ्रॉम होम भी करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको एक डेडिकेटेड प्लेस चाहिए, और उस डेडिकेटेड प्लेस के चक्कर में लोग अपने बड़े घर, इसीलिए जब हमने केस स्टडी का वीडियो जो है आप लोगों के सामने लाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके देख लीजिए। उसमें हमने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि किस तरीके से बड़े फ्लैट का ट्रेंड बढ़ा है, और जो 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट है उनका डिमांड कम हुआ है। और ये मैं डेटा वो दे रहा हूँ जो लॉन्च हुआ उसका नहीं, जो लोगों ने इंटरेस्ट दिखा के खरीदा है, यानी कि जो हमने IGR के वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, तो वहाँ से जो है ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो ये तो जवाब हो गया कि आपका स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर जिसे हॉल किचन कहा जाता था, रूम किचन कहा जाता था, उसका ज़माना जा चुका है। उसका ज़माना, स्टूडियो अपार्टमेंट का ज़माना जो है चल रहा है, इसका जवाब दे देते हैं। अगर कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स मौजूद हैं, जैसे आप खराड़ी की बात कर लीजिए, इओन IT पार्क वगैरह है, या फिर जहाँ पे भी IT पार्क हैं, चाहे आप हिंजौड़ी की बात कर लीजिए, वेस्ट के तमाम लोकेशंस की बात कर लीजिए, मगरपट्टा के आसपास के लोकेशन की बात कर लीजिए, और हाँ, जहाँ पे स्कूल, कोचिंग या जो डिप्लोमा के जितने भी फर्म हैं, जहाँ पे ज़्यादा डेंस तरीके से हैं, चाहे पुणे यूनिवर्सिटी के आसपास देख लीजिए, गणेश केंद्र रोड पे देख लीजिए, शिवाजी नगर में देख लीजिए, मॉडल कॉलोनी में देख लीजिए, यानी कि सेंटर ऑफ सिटी का जो एरिया है, जो JM रोड, डेक्कन कॉलेज, तो इसके आसपास जितने तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, डिप्लोमा के चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे तमाम बच्चे आते हैं 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का कोर्स करने के लिए। तो उन्हें जो है डेडिकेटेड स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत बड़े या इंडिविजुअल जो है फ्लैट को या छोटे फ्लैट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं। पेइंग गेस्ट का जो कंसेप्ट है PG का, वो ज़्यादा चलता है। एक छोटे से रूम में 2 या 3 बेड लगा दिए जाते हैं, तो जो रह रहा है उसको भी फ़ायदा मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है, और जो दे रहा है उसको भी फ़ायदा मिल जाता है। अगर ऐसे किसी लोकेशन में आपको रीसेल में मिल रहा है या कोई नई चीज़ बन रही है जहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ROI आएगा, तो वहाँ पे बिल्कुल आपको थम्स अप है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए। पर ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपका लकी होना इंपॉर्टेंट है, या फिर मार्केट पे आपको नज़र रखना पड़ेगा, लगातार चीज़ों को देखना पड़ेगा, लोगों से टच में रहना पड़ेगा कहाँ पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं। प्लस जैसा ड्राइवर्स की मैंने बात की, जहाँ पे IT पार्क्स वगैरह, जहाँ पे लगातार लोग बैचलर्स भी आ रहे हैं, यंगस्टर भी आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा जो है एक्सपेंसेस शुरू में नहीं करना चाहते, तो उनको भी कई बार वो डेडिकेटेड पूरा का पूरा जो है स्टूडियो अपार्टमेंट उठा लेते हैं रहने के लिए। उनको सस्ता पड़ता है कंपेयर टू 1 BHK या 2 BHK, या फिर उसे लेने के बाद भी वो शेयरिंग बेसिस पे जो है हिस्से में बांट लेते हैं। तो जो ऐसे स्पॉट्स हैं वो पहले आपको देखने होंगे, वहीं पे जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिकरिंग इनकम की जो स्कोप है, जो लोग चाहते हैं कि लमसम पैसा लगा के रिकरिंग इनकम स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे स्पॉट्स को जो हमने आपको बताया, चाहे कॉलेज, स्कूल, डिप्लोमा के फर्म के आसपास हो, वहाँ पे देखें, या फिर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स मौजूद हैं, जहाँ पे IT पार्क्स हैं जैसे, उन सब के आसपास अगर मिलता है तो वो आपके लिए प्रॉस्पेक्ट अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ IT पार्क के दूर का लोकेशन है, अभी डेवलपिंग लोकेशन है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा यंगस्टर क्राउड नहीं है, जैसे स्कूल वाले क्राउड या फिर न्यूली ज्वाइंट जो फर्म है उसमें काम करने वाले लोग हैं, तो फिर वहाँ पे अगर आप ले रहे हैं तो वो ज़माना जा चुका है, कुछ फ़ायदा नहीं है। कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों केस में कुछ खास नहीं होने वाला है, सिर्फ रिकरिंग इनकम की उम्मीद आपको ज़्यादा रहेगी। तो जिनके पास लमसम पैसा है वो पहले स्पॉट्स को जो है फाइंड आउट करें, उसके बाद उस पर पैनी नज़र रखें। जब उनको लगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है, मौके पे चौका लगाया जा सकता है, वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, युवराज मेहता जी हैं और इन्होंने लिखा है, टू अवॉइड ऑल हैसल्स इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाई द फ्लैट इन रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स विच आर हैविंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर नॉट 100% सेफ with regards to their completion time due to various reasons which are unpredictable। युवराज मेहता जी, बहुत ही सही बात आपने यहाँ पे कही है, और ये चीज़ है कि यहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं इन चीज़ों में कवर हो जाती हैं, लेकिन हाँ कई चीज़ें जो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जब चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन में होती हैं तो बहुत सारे इफ एंड बट्स लगते हैं,
क्वालिटी क्या होगी, पोजीशन डिले होगा या नहीं होगा, टाइम पे मिलेगा क्या, जो मुझे बताया गया क्या वैसा ही मिलेगा या कुछ और मिल जाएगा, क्या सारा प्रोजेक्ट एक साथ बन के तैयार होगा या मल्टीपल कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे, या फिर आसपास जो इंफ्रा डेवलपमेंट बताए जा रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे। और वहीं अगर आप कोई रेडी चीज़ ले रहे हैं तो जो होना है जो नहीं होना वो आपको दिख रहा है सामने। तो दोनों में फ़र्क है, एक चीज़ आप इमेजिनरी है और एक चीज़ आपको दिख रही है कि आप सीधे उसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके क्वालिटी को एसेस कर सकते हैं। तो इस मामले में आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन लगातार देखिए जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उसमें इन सारी बातों से जुड़े कई पहलू को हमने कवर किया हुआ है। अब देखिए रीसेल में जिस मास लेवल पे लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, अपने एंड यूज़र पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं, उस लेवल पे कहीं ना कहीं सप्लाई रीसेल में अवेलेबल नहीं है। आप पूरे पुणे सिटी में देखें तो 1 लाख 1,10,000 कोविड के टाइम पे 90,000 के आसपास इन्वेंट्री पूरे एक साल में जो है बिक रही हैं। तो 1 लाख इन्वेंट्री इस पूरे सिटी में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिला के पुणे में, क्या रीसेल में मिल पाएगा? एक चैलेंज ये आ जाता है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास जो स्कोप है, जो जैसे आपके पास जो क्राइटेरिया है, डायरेक्शन को लेके है, हाइट को लेके है, वो आप रीसेल में बहुत ज़्यादा फिट नहीं करा पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है उसमें कुछ करने के लिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एक जगह जाएंगे तो आपको 1, 2 या 3 ही वहाँ पे इन्वेंट्री, अगर आप लकी हैं तो मिलेंगी। अदरवाइज़ क्या है, वो एक अवेलेबिलिटी आती जा रही है, उसे कोई ना कोई ग्रैब करता जा रहा है। तो उसमें क्या है, लोग कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि कई लोगों का तो ऐसा भी है कि जिनका पेमेंट रेडी ही नहीं है। भाई बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना कि अभी उनका जॉब लगा है और आगे अप्रेजल आएगा, उसके बेस पे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि मुझे समय चाहिए जिससे मैं धीरे धीरे अपने जेब से भी बुलेट पेमेंट कर सकूं और बैंक का डिसबर्समेंट ना कराऊं। तो जो मेरी प्रॉपर्टी मेरे अपने घर के रहने के लिए है, मैं मान लीजिए 80 लाख से 1 करोड़ का ले रहा हूँ, आज मेरे पास 15-20 लाख रुपए ही हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आने वाले 2 साल में और 20-1 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ। कल को वाइफ की सैलरी भी बढ़ जाएगी, मेरी भी बढ़ जाएगी, तो मेरा ओन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो मैं उसे लोन में डिसबर्समेंट लेने के बाद मैं लोन को रीपेमेंट करूँ, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट डेवलपर को दे दूँ, क्योंकि उसमें तमाम क्राइटेरिया भी होते हैं। जो इनिशियल लेवल की ईएमआईज होती हैं उसमें 88 to 90% जो है आपका इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है। प्रिंसिपल का तो शुरुआत में 6-7% ही आपका प्रिंसिपल में ऐड होता है। तो मैं क्यों जो है पहले लोन से डिसबर्समेंट कराऊँ, तो मुझे समय चाहिए। और कई बार लोगों के लोन भी उतने सैंक्शन नहीं होते, तो फिर उनको छोटे कारपेट में जाना पड़ता है। अगेन वही बात आ जाएगी कि वर्क फ्रॉम होम के कंडीशन पे लोगों को थोड़े बड़े घर की ज़रूरत है। और लोग यह भी सोचते हैं अगर आज हमने छोटा ले लिया, कल को फिर उसे बेचना इतना आसान नहीं होगा, अपने टर्म्स पे बेचना तो और कठिन हो जाएगा। फिर मैं उसे बेचूं, फिर मैं नया प्रॉपर्टी लूं, तो इसमें पेन भी है, टाइम भी है, और कहीं ना कहीं ये भी है कन्फ्यूजन कि वो बिकेगा नहीं बिकेगा, फिर मेरे जैसा मिले या ना मिले। तो एक साथ थोड़ा ऐसा ले लिया जाए जहाँ पे हम 5 साल 7 साल 10 साल तक रह सकें और फिर अपग्रेड कर लेंगे जैसे आगे का समय होगा। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से, यानी कि लेस अवेलेबिलिटी इन रीसेल, तो हमें अवेलेबिलिटी कहाँ मिल रही है? नए प्रॉपर्टी में। फिर जब आपकी बात करते हैं वास्तु, डायरेक्शन, जो चीज़ें आप मैच कराते हैं वो चीज़, फिर जो आपको एक टाइम मिल जाता है पेमेंट करने का। तीसरी चीज़ आपकी एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है टाइम के समय के साथ साथ। पर ऐसा नहीं कि रीसेल खराब है, तो जिनको अपने पहले आपको चेक्स बना लेना चाहिए लिखित रूप में। आप कोशिश करें उसे प्रायोरिटाइज भी कर लें कि क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चेक्स को आप देखते जाइए, मैक्सिमम अगर आपका टिक हो रहा है तो आप बिल्कुल प्रोसीड कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बाकी चेक्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन में लगाने हैं। उसका रेपुटेशन कैसा है, क्या उन्होंने जो डिलीवर किया उसकी क्वालिटी है सही, क्या एक साथ में ऐसा तो नहीं बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट का जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और सबकी पोजीशन डिले होते जा रहे हैं, किसी का भी पोजीशन टाइम पे नहीं आ रहा है। तो ऐसे डेवलपर से बचें। ये थोड़ा सा आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हर वो इंसान जो नए जो है 25 साल की एज में है, 30 साल की एज में, जो अपना पहला घर खरीदते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें ही ज़्यादा संभलना है। तो साथियों, जो लोग 25 साल की उम्र में हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग क्या है, मार्केट में निकलेंगे, पहला घर आपको लेना है, 25 से 35-34 के अंदर आप लोग अपना पहला घर बना लेते हैं। आप क्या है, जल्दी जो है दूसरों की बातों में आ सकते हैं, या फिर आप यूँ कहा जाए कि लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे है ऐसे है। अब वो गलत बता रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी बताई जा रही है जहाँ पे चीज़ें सैंक्शन तो हैं पर वो उसका बनना जो है पिछले 10 साल से 5 साल से पेंडिंग है, तो आप उसके भरोसे ले लेते हैं और आगे आने वाले समय में भी अगर समस्या रहती है तो इसका भुगतान आपको ही भरना पड़ेगा। इसलिए हमेशा से सौदागर की सलाह है
कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करिए रियल एस्टेट के मार्केट में। जो भी प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एक्सपर्ट एडवाइस लें। जब आपको लग जाए कि हाँ चीज़ें ठीक हैं, उसके आपके ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। सारी चीज़ें करने के बाद, अपनी प्रायोरिटी सेट करने के बाद फिर आप फाइनल डिसीजन लें। कहीं भी आपको सौदागर की मदद लगे तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए बताइए, और अपना आशीर्वाद भी सौदागर पर बनाए रखें। यदि आप पहली बार जो है सौदागर से जुड़े हैं तो आप जाके मेन पेज पे तमाम वीडियोज़ जो रियल एस्टेट से जुड़े हर एक एस्पेक्ट पे आपको कुछ न कुछ देता है उसे देखें, और आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।